तो देखिए, जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल बात है कि इकोसिस्टम्स फॉलोइंग द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फंडामेंटल बात है ना। हम ऐसे लाइनों को ना रटे, लाइन से तो कुछ होगा ही नहीं। जब तक आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी साहब, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स। और पिछले लेक्चर में हमने ये बात कर ली और इसलिए करा है कि इज दिस इन कीपिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ यस, इसका मतलब इकोसिस्टम आर फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो एक ब्रह्म वाक्य है साहब, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये तो ब्रह्म वाक्य तो लागू होता है। फिर इसके बाद लिख रहा है कि फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब दे आर फॉलोइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। और इसका मतलब आप ये मत समझिए कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ऊपर वाली लाइन यही समझा रही है कि इज दिस इन कीपिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, हाँ भाई, तो इकोसिस्टम्स आर नाइदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ नॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ। तो इकोसिस्टम्स आर फॉलोइंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस लाइन को समझा रहा है वो जो कल हमने लिंडेमन्स 10% लॉ की बात की थी, उसको ये समझा रहा है। देखो मतलब कितनी छोटी सी लाइन में कितना भयानक बात लिख दिया है साहब। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। कौन नीड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी? इकोसिस्टम्स। काहे के लिए एनर्जी नीड? टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। कौन मॉलिक्यूल? कौन मॉलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। टू CHONPS नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ पांडे जी, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो मैंने इसलिए उसका रिप्लाई नहीं किया, वो यहाँ अभी आप समझ जाओगे अपने आप। हाँ, प्रोटोप्लाज्म, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दे नीड, कौन नीड? इकोसिस्टम, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। कौन मॉलिक्यूल? द प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ये जो लिखा है भाई साहब, टू काउंटर एक्ट, ये जो लिख दिया है ना इन्होंने, ये भाई साहब बला की चीज लिख दी है, बला की चीज लिख दी है, मतलब जीवन का सार है ये जो है ना, इन्होंने बला की बात लिख दी भाई साहब। तो आ जाओ जरा इसी चीज को हम समझ लेते हैं यहां पर। देखो सबसे बड़ी बात क्या, शुरू हो जाओ भाई साहब। जिंदा रहने का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंगनेस? और ये मैं सबको शुरू से समझा रहा हूं कि लिविंगनेस का मतलब क्या? एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन। मुंडे से यही निकलना चाहिए सब। लिविंगनेस का मतलब क्या? एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या? जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या? टू कैरी आउट द मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लिविंगनेस को कैसे मेंटेन करता है? तो लिविंगनेस को मेंटेन करता है बाय मेटाबॉलिज्म। कैसे? तो पहली बात तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या? तो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या? तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। And what are the organic constituents of protoplasm? The biomolecules. What are the biomolecules?
the carbohydrates, fats, proteins, न्यूक्लिक एसिड। और भाई साहब, इन ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर कि ईच एंड, जय शर्मा जी, CHONPS नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर नॉट द बायोमोलिक्यूल, they are the minerals, they are the nutrients, they are inorganic compound, they are not biomolecules. Biomolecules are carbohydrate, fat, protein, nucleic acid. ये आप कंफ्यूज मत होइए और खुद को कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है ना। द बायोमोलिक्यूल्स इन ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर, ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर की ईच एंड एवरी लिविंग सेल में 24 आवर लाइफ टाइम ये चार चीजें बनती रहती है, टूटती रहती है। पहले तो हम ये समझ लें कि ये कैसे लिविंगनेस को मेंटेन करता है। देखिए, कैटाबोलिज्म होगा, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन मेंटेन होगा, ठीक है। एनाबोलिज्म का मतलब क्या? सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी हाल आपने क्या कहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंगनेस? लिविंगनेस इज एबिलिटी टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एनाबोलिज्म, फंक्शन मेंटेन करने के लिए कैटाबोलिज्म। क्लियर है? स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एनाबोलिज्म, फंक्शन मेंटेन करने के लिए कैटाबोलिज्म। और याद रखिए कि एनर्जी से फंक्शन भी होता है और एनर्जी से एनाबोलिज्म भी होता है। भाई कोई बायोमोलिक्यूल शरीर में, सेल में सिंथेसाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होगा, तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? एनर्जी दोनों के लिए चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फंक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आ रहा हो तो सरल भाषा में समझा देता हूँ, तकनीकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। सरल भाषा में समझाऊं तो आप जो खा रहे हो ना भाई साहब, उसी से आपके जितने फंक्शन है वो हो रहे हैं, और आप जो खा रहे हो ना उसी से आपको, आपका ये शरीर बन रहा है, प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। और किसी को समझ में नहीं आता हो कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारा प्रोटोप्लाज्म भी बन रहा है और एनर्जी भी मिल रही है, तो 10-15 दिन मत खाओ। बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब, 15 दिन बाद फिर आप इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए शायद बचो ही नहीं, है ना। तो 2-5 दिन, है ना, 5-1 दिन मत खाओ, पता चल जाएगा कि आपको एनर्जी, आपका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। 5 दिन नहीं खाओगे ना तो अभी वजन मान लो 60 किलो है ना, तो वो 55 ही रह जाएगा भाई साहब, 50 ही रह जाएगा भाई साहब। आगे बात समझ में? तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को अनुभव ही किया जाए। हमारी बात भी मानी जा सकती है कि हाँ भाई, जो हम खा रहे हैं उसी से एनर्जी पा रहे हैं, उसी से हम प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, है ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 10-15 दिन कुछ खाओ ही नहीं, है ना। सर ने कहा था, पता चला सर के माथे आ गए, ठीक है ना। तो सर ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सच कह रहे हैं तो मान लो, जरूरी नहीं उसको खुद ही अनुभव किया जाए। वो बड़े बूढ़ों ने लिखा है, कहा है कि जो है जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को सीखने के लिए आप खुद ही प्रैक्टिकल करें, खुद ही अनुभव करें। कभी कभी दूसरों की चीज़ों से भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो छोटी है, ठीक है। तो भाई साहब दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। तो ये मान लो आप कि जो आप खा रहे हो ना उसी से आपको एनर्जी मिल रही है, उसी से आपको प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, उसी से आपका स्ट्रक्चर मेंटेन है, उसी से आपका फंक्शन मेंटेन है। तो फिर किसी भी लिविंग क्रिएचर की लिविंग सेल में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की रेट सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? तो डिफरेंट। और साहब ऑलवेज एनाबोलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म। पहली बात, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं विच अंडरगो द मेटाबॉलिज्म बच्चों, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक फ्लक्स। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब क्या? फ्लक्स मतलब द मोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स विच अंडरगो द मेटाबॉलिज्म। तो पहली बात, तो आज के बाद कान में शब्द पड़ा मेटाबॉलिक फ्लक्स। तो मेटाबॉलिक फ्लक्स कहते हैं भेजे में क्या आना चाहिए? भेजे में आना चाहिए द बायोमोलिक्यूल विच अंडरगो द मेटाबॉलिज्म, carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, and always anabolism is greater than catabolism, and that's why the living state is non-equilibrium steady state. To perform the functions. जिंदा कौन है? जिंदा वही है भाई साहब जिसका एनाबोलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म। मृत्यु किसकी हो जाती है? मृत्यु उसी की हो जाती है जिसका कैटाबोलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबोलिज्म। जब हम कहते हैं
कि क्या सेल में ऐसा होता है कि कैटाबोलिज्म ग्रेटर देन एनाबोलिज्म? हाँ, तो फिर वो सेल जिंदा नहीं रहती, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैटाबोलिज्म ज्यादा हो रहा है, एनाबोलिज्म कम हो रहा है, यानी बायोमोलिक्यूल कम बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है वो खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, स्ट्रक्चर खत्म होगा, फंक्शन खत्म होगा, सेल खत्म होगा, जीवन का खेल खत्म होगा। एजिंग किस में आती है? सेंस किस में आता है? नेचुरली डेथ किस सेल की होती है? नेचुरली डेथ उसी सेल की होती है जिस सेल में कैटाबोलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबोलिज्म। और इसलिए जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो अपने एनाबोलिज्म को कैटाबोलिज्म से ज्यादा रखता है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अब मैं इस लाइन को लेकर के आता हूं। कब फर्दर इकोसिस्टम्स नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो ना इस चीज को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जोड़ के देख रहा है, तो आओ जरा इसी बात को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जोड़ के देखते हैं। मुझे बताइए कि इंट्रोपी किससे बढ़ रही है? कैटाबोलिज्म से या एनाबोलिज्म से? पहले तो मुझे बताओ, इंट्रोपी किससे बढ़ रही है? कैटाबोलिज्म से या एनाबोलिज्म से? इंट्रोपी बढ़ाने में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म। क्योंकि कैटाबोलिज्म होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का लॉस होगा, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगी। जेबा एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी? एनाबोलिज्म से। जेबा थोड़ा प्रकाश डालो, ये मैंने कहा ना उतावलापन रहे जेबा में, तो वो उतावलेपन में आप सोच के देखिए, इंट्रोपी एनाबोलिज्म से बढ़ेगी। अरे भाई, एनाबोलिज्म तो इंट्रोपी को काउंटरएक्ट करने का तरीका है। ऑर्गेनिज्म एनाबोलिज्म से तो इंट्रोपी को काउंटरएक्ट कर रहा है। इंट्रोपी बढ़ेगी कैटाबोलिज्म से, क्यों? बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, लॉस होगा, लॉस होगा, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगा। और इसलिए they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. They need a constant supply of energy. कौन need a constant supply of energy? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी किसको चाहिए भाई? तो लिविंग क्रिएचर्स को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को। They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. कौन मोलिक्यूल? तो बायोमोलिक्यूल, एनाबोलिज्म, the carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, these molecules. The synthesis of biomolecule requires the continuous supply of energy. और ऐसा करके ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? ऐसा करके ऑर्गेनिज्म to counteract the universal tendency towards the increasing disorderliness. ऐसा करके लिविंग क्रिएचर यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को काउंटर एक्ट कर रहा है। कल हमने लिंडेमस 10% लॉ की बात की थी भाई साहब। मैंने कहा एक दिन में 3 से 4 किलो खाना ही पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि जब जब खाओगे, गोबर करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, हीट लॉस करोगे। ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये जो हीट लॉस कर रहे हो, ये जो गोबर कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? मुझे बताओ, ये जो गोबर कर रहे हो, हीट लॉस कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? ये एंट्रोपी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? पहले तो बताओ आप, हैं? क्या कर रहा है? ये एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, घटा रहा है? बताओ जल्दी से। हैं? ये गोबर कर रहे हो, हीट लॉस कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये एंट्रोपी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? हैं? बढ़ा रहा है ना। कभी एंट्रोपी घटती नहीं है भाई साहब। एंट्रोपी न तो घटती है, न स्टेबल रहती है। एंट्रोपी तो बढ़ती है, और 24 घंटे एंट्रोपी बढ़ा रहे हो आप। भाई रेस्पिरेशन तो 24 घंटे कर रहे हो ना। भाई गोबर चलो 24 घंटे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन रेस्पिरेशन तो 24 घंटे कर रहे हो ना। हैं? भाई सो रहे तब भी हो रहा है ना रेस्पिरेशन। तो बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन तो हो रहा है ना, तो एंट्रोपी तो बढ़ी नहीं ना। तो फिर क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म? और उसको करना पड़ेगा। कल हमने लिंडेमस 10% लॉ देख लिया, समझ लिया कि भैया एंट्रोपी तो बढ़ेगी, तो अब उसको काउंटरएक्ट करना है। तो उसको काउंटरएक्ट कैसे किया जाए? अपना स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन करके। और वो कैसे मेंटेन होगा? मेकिंग एनाबोलिज्म ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी।
यार 3 से 4 किलो खाओगे तभी तो 10% अंग लगेगा, और जो 10% अंग लगेगा वही एनाबोलिज्म है, वही आपका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज करेगा, वही आपका जो है क्या नाम से स्ट्रक्चर फंक्शन मेंटेन करेगा। बाकी 90% तो एंट्रोपी बढ़ा रहा है ना। क्यों खाना पड़ रहा है 3 से 4 किलो रोज? क्यों बकरी को दिन भर घास चरनी पड़ रही है? क्योंकि जब जब चरेगी, घास करेगी, गोबर करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, हीट लॉस। आई बात समझ में? मान लो अगर ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं होता 1 मिनट के लिए, एंट्रोपी डिसऑर्डरलीनेस नहीं बढ़ रही होती, 100% एफिशिएंसी होती, तो काम तो आपका 10-5 ग्राम में चल जाता ना। अगर गोबर नहीं हो रहा होता, रेस्पिरेशन में इतना खर्चा नहीं हो रहा होता, हीट लॉस नहीं हो रहा होता, तो जरा सा खाया उससे काम चल गया कि नहीं चल गया? फिर तो आपका प्रोटोप्लाज्म मेंटेन रहा कि नहीं रहा? बताओ आप। समझ रहे हैं? और इसलिए they need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to maintain the anabolism is greater than catabolism, to counteract the universal tendency towards the increasing disorderliness, ताकि इस universal tendency of disorderliness को counteract किया जा सके और अपने आप को जिंदा बनाए रख सके। जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो इस यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को काउंट कर रहा है। और वो इस यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को कैसे काउंट कर रहा है? बाय मेकिंग एनाबोलिज्म ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म। और इसलिए 3 से 4 किलो रोज खाना ही पड़ेगा। मृत्यु किसकी आती है? मैंने अभी कहा ना आपको कि जरूरी नहीं है कि आप ये खुद ही अनुभव करें। मृत्यु किसकी आती है? मृत्यु उसकी होती है जहां कैटाबोलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबोलिज्म। क्यों? क्योंकि कैटाबोलिज्म डिसऑर्डरलीनेस, डिसऑर्डर। बायोलॉजिकली अगर मैं डेथ को डिफाइन करूं तो व्हाट इज द डेथ? व्हाट इज द सेलुलर डेथ बायोलॉजिकली? तो बायोलॉजिकली सेलुलर डेथ मीन्स टू बिकम द पार्ट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। और इसलिए जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो इस यूनिवर्सल टेंडेंसी को ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को काउंटेड। और इसलिए आप डॉक्टर बनो ना बनो, आप कोई बिजनेसमैन बनो ना बनो, टीचर बनो ना बनो, पेट सबको भरना पड़ेगा टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। और कम से कम 2 से 3 किलो रोज खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब खाओगे, गोबर करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, हीट लॉस करोगे, पेट सबको भरना पड़ेगा भाई साहब। साफ सुथरी बात है। तो ही जिंदा रहेंगे, तो ही यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को काउंट करेंगे, तो ही कुछ करेंगे। फिर बाकी सब बातें बाद में। और इसलिए मैंने कहा कि जीवन का सार है ये पैराग्राफ जो एनसीईआरटी ने लिख दिया है। अद्भुत अद्भुत है ये चीज। ठीक है, क्लियर है? चलिए साहब।